निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के बाद ये बात स्पष्ट है कि पार्टी से हमें बाहर निष्कासित करने के पहले मैं स्वतः पार्टी छोड़ के नामांकन कर चुका। निष्कासन का, हटाने का और पद मुक्त करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। बीजेपी के प्रेशर में उन्हें झुकना ही था। उन्होंने हमें निर्देश दिया था नामांकन वापस करने का, जो संभव नहीं था। मैंने नामांकन वापस नहीं किया। उन्हें जो उचित लगा सो अपना काम कर रहे हैं। बीजेपी को ये गलतफहमी थी कि इस तरह के प्रेशर पर प्रोफेसर DN सिन्हा वापस हो जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति लगातार 10 महीने से जनसंपर्क में है वो किसी भी हाल में वापस नहीं होगा। हमसे चिराग पासवान जी को ना कोई शिकायत कल थी ना आज है। जो भी शिकायत है हमारे पशुपति पारस जी से है। इसलिए दोनों व्यक्ति बीजेपी के ही इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस ऐसा करने से पारस जी की छवि बिगड़ेगी। बीजेपी के पास कोई शिक्षक नहीं है शिक्षक प्रतिनिधि बनाने की, इसलिए मजबूर होने शिक्षक उपलब्ध नहीं होने के ये बीजेपी के गिरते हुए ग्राफ का परिचय है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। बिहार विधान परिषद का चुनाव, MLC 5 सीटों पर चुनाव, और आज मैं बात कर रही हूँ गया से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। और DN सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि पहले से भी मैं यह खबर चला रही थी कि पशुपति पारस के यहाँ से इन्हें एक लेटर भेजा गया था और उसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि आपको जल्द से जल्द नाम अपना वापस ले लेना है, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद इन पे कार्रवाई भी हुई और इन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से इन्हें निकाल दिया गया 6 सालों तक के लिए। चलिए, DN सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं से हम बात करते हैं कि आप पे जो कार्रवाई हुआ है आपके पार्टी की तरफ से, क्या मतलब लगता है कि आप कहिएगा कि बीजेपी की वजह से ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसी महीने के 13 तारीख को मैंने गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से MLC पद के लिए नामांकन का पर्चा भरा था। बात स्पष्ट है कि नामांकन का पर्चा मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा था और जून महीने से लगातार हम इस संबंध में काम कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे। लगातार पटना विश्वविद्यालय से छुट्टी लेकर हम पटना विश्वविद्यालय में BN कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं, वहाँ से छुट्टी लेकर अर्न लीव लेकर लगातार हम जनसंपर्क कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, वोटर रजिस्ट्रेशन का काम करा रहे थे। मुझे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी का निर्देश था और कहा गया था कि हर हाल में पार्टी आपको चुनाव लड़ाएगी, आप क्षेत्र में काम कीजिए। 8-9 महीने तक लगातार काम करने के बाद पार्टी के निर्देशानुसार हमें चुनाव लड़ना जो तय हुआ था उसमें एक स्तर पर ये बातें आई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यदि आप चाहें तो दोस्ताना संघर्ष के लिए हम तैयार हैं, चुनाव लड़ा सकते हैं। तो हमने कहा कि सर, इलेक्शन में जहां एक पद है कोई भी संघर्ष दोस्ताना नहीं होता है। पिछली बार भी हम चुनाव लड़े थे, NDA घटक के 2 व्यक्ति थे, एक हम थे और उधर से संजीव श्याम जी लड़े थे। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से थे, हम लोग जनशक्ति पार्टी से थे। तो का नाम तो दोस्ताना संघर्ष था, लेकिन वो संघर्ष था, दोस्ताना उस्ताना कुछ नहीं था। तो 13 तारीख को मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। ऐसी स्थिति में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने के बाद ये बात स्पष्ट है कि पार्टी से हमें बाहर निष्कासित करने के पहले मैं स्वतः पार्टी छोड़ के नामांकन कर चुका था। पार्टी छोड़कर ही मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। निष्कासन का, हटाने का और पद मुक्त करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। ये बात सत्य है कि जब नामांकन मैंने निर्दलीय कर दिया तो पार्टी ने निश्चित रूप से हमें निर्देश दिया था कि नामांकन आप वापस ले लें, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने। लेकिन हम जितने आगे निकल चुके थे, वापस होने का कोई प्रश्न नहीं था। बीजेपी का बहुत प्रेशर था राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस साहब पर, और बीजेपी के निरंतर प्रेशर के कारण, चूंकि वो NDA गठबंधन में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये ऐसी स्थिति में लाजमी है कि बहुत हद तक बीजेपी के प्रेशर में उन्हें झुकना ही था। उन्होंने हमें निर्देश दिया था नामांकन वापस करने का, जो संभव नहीं था। मैंने नामांकन वापस नहीं किया। उन्हें जो उचित लगा सो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके निष्कासन से पहले ही हम पार्टी छोड़ के निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन कर चुके।
आप निर्दलीय नामांकन कर चुके थे, पार्टी आप छोड़ चुके थे, पशुपति पारस की पार्टी आप जानते थे, तो फिर इस तरह का ढोंग क्यों, इस तरह का लेटर क्यों भेजा गया, मीडिया के सामने इस तरह का क्यों किया गया? बीजेपी का बहुत प्रेशर था उनके ऊपर और बीजेपी को ये गलतफहमी थी कि इस तरह के प्रेशर पर प्रोफेसर DN सिन्हा वापस हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति लगातार 10 महीने से जनसंपर्क में है वो किसी भी हाल में वापस नहीं होगा। तो ये बात तो डिसाइडेड था कि हमें चुनाव लड़ना ही लड़ना है। और जब पार्टी छोड़ के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमने नामांकन दाखिल कर दिया तो बीजेपी के दबाव में उन्होंने एक फॉर्मेलिटी बेचारे ने किया है, उन्होंने कोई ऐसी नहीं किया है। बीजेपी चूंकि बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके गठबंधन में वो मंत्री हैं, नेचुरली बीजेपी के दबाव में बीजेपी को खुश करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है। मतलब आपको पशुपति पारस जी से कोई ये नहीं है? पशुपति पारस जी से हमको क्यों शिकायत रहेगा? कोई शिकायत नहीं है। पशुपति पारस जी के साथ हमने राजनीति किया है, पशुपति पारस जी के यहाँ से हमको बहुत मान सम्मान मिला है। आज के डेट में बीजेपी के दबाव में उनको बेचारे को कंप्रोमाइज, मंत्री थे तो क्या करते, हम कभी नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे चुनाव लड़ाने के कारण वो अपना मंत्री पद गंवा दें। और बीजेपी की जो मानसिकता है उस मानसिकता में उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो ये हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। वैसी स्थिति में उन्होंने जो उचित लगा बीजेपी के दबाव में निर्णय लिया है, उनका व्यक्तिगत निर्णय बीजेपी के प्रेशर में ही उन्होंने। चिराग पासवान की पार्टी आपको वोट कटवा भी कह रही है कि पशुपति पारस देखिए बीजेपी के खिलाफ एक अपना कैंडिडेट खड़ा करके, भले वो निर्दलीय में है लेकिन उन्हीं का दोस्ताना है, तो एक वोट काटने का भी काम आप करिएगा जीवन कुमार का। देखिए ये चिराग जी और पशुपति पारस जी का अपरेंट पहले से मत विभिन्नता विभिन्न बिंदुओं पर, और मिला जुला के बात कहा जाए तो जिस किसी बिंदु पर यदि पारस जी पूरब हैं तो निश्चित चिराग जी पश्चिम। ये बात सत्य है कि एक व्यक्ति एनडीए गठबंधन में है और एक व्यक्ति एनडीए गठबंधन में नहीं होकर भी व्यवहारिक तौर पर एनडीए मानसिकता के चिराग पासवान जी। तो जहां तक वो हमसे चिराग पासवान जी को ना कोई शिकायत कल थी ना आज है, जो भी शिकायत है हमारे पशुपति पारस जी से है। इसलिए दोनों व्यक्ति बीजेपी के ही इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस ऐसा करने से पारस जी की छवि बिगड़ेगी, इसलिए वो निश्चित रूप से उनका कहना अपने हिसाब से वो कह रहे हैं कि पारस बाबू ने इन्हें खड़ा करा दिया है। पारस बाबू ने इनसे व्यक्तिगत संबंध रहने के बाद वोट काट के बीजेपी को डैमेज करने के लिए खड़ा कराया है, क्योंकि सच्चाई ऐसी बात नहीं। मैंने स्वेच्छा से नामांकन किया है, कहीं से कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है, हम स्वेच्छा से नामांकन किए हैं। ये वोट शिक्षकों का है और ये इसमें दलीय और निर्दलीय का बहुत कुछ अंतर नहीं पड़ता है। आपको याद करा दें, इसी क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के रूप में हमने नामांकन किया था 2011 में, और प्रोफेसर अरुण कुमार जी यूपीए गठबंधन के प्रत्याशी थे और दोनों गठबंधन के प्रत्याशी के रहते हुए संजीव श्याम जी निर्दलीय जी। संजीव श्याम जी इस बार भी खड़ा है, उधर से जीवन कुमार जी भी खड़ा है, और जीवन कुमार जो कि बीजेपी से है। मतलब कहा जाता है कि वो बालू का रोजगार करते हैं और आप लोग शिक्षक के लिए पद के लिए है। देखिए ये तो दो एकदम अमर्यादित निर्णय है भारतीय जनता पार्टी। इससे स्पष्ट जाहिर है कि बीजेपी के पास कोई शिक्षक नहीं है शिक्षक प्रतिनिधि बनाने, इसलिए मजबूर होने शिक्षक उपलब्ध नहीं होने के लिए बीजेपी के गिरते हुए ग्राफ का परिचय है। यदि बीजेपी को इसी वजह से ग्राफ उनका गिरा है। अभी हमने बीजेपी को देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने छपरा में प्रत्याशी उतारा है, जहां प्रोफेसर चंद्रमा सिंह जैसा व्यक्तित्व का व्यक्ति जो महज 150 वोट से पिछले चुनाव हारे थे, पटना यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर, हेड, प्रिंसिपल, डायरेक्टर एकेडमिक स्टाफ कॉलेज जो व्यक्ति रहा हो, उस व्यक्ति का बेवजह टिकट काट के भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही जूनियर व्यक्ति को टिकट दिया है। इसी तरह का अमर्यादित निर्णय उन लोगों ने किया ही है। कोसी क्षेत्र में भी हमने देखा कि उन्होंने प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सिंह पहले चुनाव लड़े थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे कटिहार के, उनका भी टिकट कटा है। तो हर जगह बीजेपी ने इसी तरह का निर्णय लिया है। लेकिन गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ के निर्णय लिया, मानो बीजेपी के पास कोई शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में काम करने और लड़ने लायक नहीं था। इसलिए उन्होंने एक बालू व्यवसायी को उन्होंने इस पद के लिए चिन्हित किया है, नामांकित किया है। ये बीजेपी का कहीं वोट नहीं है, सब वोट टीचर का है।
यहाँ शिक्षक की अलग जाति है, यहाँ कोई शिक्षक की जाति नहीं और पार्टी नहीं है। फिर भी 5%, 10%, 4%, 5% लोग पार्टी से गाइड होते हैं, लेकिन पार्टी से गाइड होने वाले लोग का निर्णय निर्णायक नहीं हो पाता है, इसलिए कि मेजोरिटी टीचर स्वविवेक से वोट देते हैं। एक सवाल और है, क्या पशुपति पारस को भी कुछ फायदा हो रहा है आपको बैठाने में? पशुपति पारस साहब को फायदा होगा कि नहीं होगा, ये पारस साहब जवाब देंगे। लेकिन सच्चाई एक बात जरूर है कि अभी जो बातें सामने खुल के आ रही है, उसमें एक ही बात सुन के आ रही है कि बीजेपी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, जिस हमें जो सूचना मिली है। और बीजेपी के ही दबाव में, बार बार लगातार दबाव में, उन्होंने बीजेपी के ही इंटरेस्ट में, बीजेपी के ही मानसिकता के हिसाब से निर्णय लिया है। जो व्यक्ति खुद पार्टी छोड़ के चला गया और नॉमिनेशन निर्दलीय कर दिया है, उसको बेवजह अखबारबाजी करने की जरूरत नहीं, निकाल दिया। एक सवाल और है कि अब आप कौन सा पार्टी ज्वाइन करिएगा? अभी तो पार्टी ज्वाइन का अभी तो एक ही मानसिकता है कि चुनाव है, चुनाव के बाद, और चुनाव के बाद जो स्थिति परिस्थिति होगी उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। अभी ऐसे किसी पार्टी के बारे में निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि बीजेपी और पशुपति पारस को तो आपने देख लिया, तो क्या चिराग पासवान के यहाँ पहुंचेगा? देखिए, ऐसा बात जान लीजिए, अभी चूंकि चुनाव के अतिरिक्त कुछ भी सोचने की मानसिकता अभी हम नहीं रख रहे हैं, वैसी स्थिति में अभी ये मैच्योर डिसीजन नहीं होगा कि हम पहले कह दें कि किस पार्टी में जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीएन सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि आप सुन रहे हैं कि एक शिक्षक जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए खड़ा हुए हैं, वहां पर बीजेपी का इतना प्रेशर, निर्दलीय भी खड़ा हुए हैं, फिर भी उन्हें बैठने के लिए मांग किया जा रहा है कि आप बैठिए, नहीं तो आपको पार्टी से हम निकाल देंगे। और ऐसे उम्मीदवार को वहां पर खड़ा किया गया जो शिक्षक के पद के लिए दूर दूर से वहां पर नहीं है, वो जो कि बालू का ये कारोबार करते हैं, जैसा कि डीएन सिन्हा कह रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि बीजेपी आखिर इस तरह से क्यों कर रही है, और भी कई जगहों पर आखिर ऐसे ऐसे उम्मीदवार क्यों खड़ा कर रही है, जबकि बीजेपी हमेशा लगातार यही कहते नजर आती है कि हम तो शिक्षा के लिए ही ये बने हुए हैं, शिक्षा आगे बढ़ेगी। हम देखते हैं भाई, जंगल राज आ गया है, महाजंगल राज आ गया है, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे ऐसे कैंडिडेट को आखिर बैठने के लिए क्यों कह रहे हैं? चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।